हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। आज जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है 2025 के जेई एडवांस के मैथमेटिक्स के पेपर 2 का वेक्टर्स का प्रॉब्लम। इसमें क्या बोल रखा है, कंसिडर द वेक्टर्स। ये वेक्टर एक्स बोल रखा है i + 2j + 3k, इसी तरह वेक्टर y बता रखा है एंड इसी तरह वेक्टर z बता रखा है। और ये तीनों ही वेक्टर्स जो है, वेक्टर एक्स, वेक्टर y, वेक्टर z, ये तीनों ही स्मॉल लेटर्स में बना रखे हैं अभी हमने। फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्होंने बात बोल रखी है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा डिफाइन वेक्टर एक्स इक्वल्स टू, ये कैपिटल वेक्टर एक्स है, ये कैपिटल वेक्टर वाई है एंड ये कैपिटल वेक्टर जेड है। यहां पर इन्होंने अल्फा एंड बीटा का यूज करके एंड ये जो स्मॉल वेक्टर एक्स है, स्मॉल वेक्टर वाई है, स्मॉल वेक्टर जेड है, उन दोनों का ही यूज करके इन्होंने ये तीन वेक्टर्स को डिफाइन किया है कि किस तरीके से कैपिटल वेक्टर एक्स, कैपिटल वाई वेक्टर वाई एंड कैपिटल जेड वेक्टर को किस तरीके से यहां पर हमने लिख रखा है या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली दिया गया है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ द वेक्टर्स कैपिटल एक्स वेक्टर, कैपिटल वाई वेक्टर एंड कैपिटल जेड वेक्टर लाई इन अ प्लेन। जैसे ही ये बात ये बोल देते हैं कि तीनों ही वेक्टर्स किस में लाई कर रहे हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही प्लेन, या तो एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, जेड एक्स प्लेन हो गया, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर किसी भी बच्चे को ये बात पता है कि अगर कोई भी तीन वेक्टर हमारे पास हैं और वो इस तरीके से बता रखे हैं कि वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको क्या करना होता है, 0 करना होता है। बस इसी सिंपल सी बात को ध्यान में रखते हुए हमें इसको सॉल्यूशन इसका निकालना है। बस हमने क्या करा, ये देखा कि लाई कर रहे हैं एक ही प्लेन में कौन कौन, वेक्टर ये एक्स कैपिटल का, ये वेक्टर वाई कैपिटल का एंड वेक्टर जेड कैपिटल का। तो हमने क्या करा, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या निकाल दिया है, 0 करके निकाल दिया है। क्योंकि ये कंडीशन होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ये हमने यहां पर निकाल लिया है। अब वैसे तो भाई हम इसको भी ये सॉल्व करना जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एक्स का डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ ले रहे हैं, वेक्टर वाई का क्रॉस ले रहे हैं किसके साथ, वेक्टर जेड के साथ। और ये सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल्स वाले। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इसको भी फर्दर सॉल्व करने का क्या तरीका है कि पहले हम वेक्टर वाई एंड वेक्टर जेड को हम सॉल्व करें और फिर उसके बाद हम क्या निकालें इसके अंदर, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स के साथ। और एक इसका दूसरा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, अगर हम इसके मीनिंग पर जाएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स की जो कि इसके इन तीनों के तीनों एलिमेंट से मिलकर बनी है, उसकी जो अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालेंगे तो उसकी वैल्यू को हम कितना बोल सकते हैं, 0। तो यहां पर अगर हम ध्यान देते हैं, वेक्टर जो हमारे पास ये कैपिटल एक्स दे रखा है, वो क्या दे रखा है, अल्फा टाइम्स ऑफ वेक्टर एक्स प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वेक्टर वाई माइनस वेक्टर जेड। तो एक तरीका तो हमारे पास है इस तरीके से कि इसका हम जो बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी बेसिकली इसके थ्रू, इन तीनों के तीनों वेक्टर्स के थ्रू, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू को अगर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें निकालनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3। या ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा के अंदर कोई एक रिलेशन आ जाएगा, उसको हम थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे और वहां से हम ये वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। या एक तरीका डायरेक्टली क्या है कि जब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम किस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर ए, चाहे ABC ले लो चाहे XYZ ले लो, वेक्टर एक्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, बाकी जो बचे हुए जो दो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर वाई क्रॉस वेक्टर जेड, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना पड़ता है। तो अगर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इनको भी हम अगर डिटर्मिनेंट्स के अगर फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास एक जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो तो बनेगी हमारे पास वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई एंड वेक्टर जेड के अंदर जो जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो यहां पर जो जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं वो क्या क्या हैं, चाहे तो हम इसे रो वाइज लिख सकते हैं और चाहे हम इसे कॉलम वाइज लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाते हैं अल्फा बीटा माइनस का 1। इसी तरीके से अगर हम यहां पर ध्यान देंगे तो वेक्टर वाई के लिए जो एक्स का एलिमेंट है वो कितना है हमारे पास, माइनस का 1, और वाई का एलिमेंट जो है वो कितना है, अल्फा, और वेक्टर जेड का एलिमेंट कितना है हमारे पास, बीटा। इस चीज का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी तरह वेक्टर जेड के अंदर हमारे पास एक्स का एलिमेंट कितना है, बीटा, एंड वेक्टर वाई का एलिमेंट कितना है, -1, एंड वेक्टर जेड का एलिमेंट कितना है, अल्फा,
और क्योंकि ये जो हमारे पास कैपिटल वाले जो वेक्टर्स थे वो सारे के सारे वेक्टर x, वेक्टर y एंड वेक्टर z के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिस तरीके से i, j, k कैप हुआ करता था, तो उसकी वजह से हमें इसकी मल्टीप्लाई एक और डिटर्मिनेंट से करनी पड़ेगी जो उन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है जिनसे ये हमारे स्मॉल वाले वेक्टर्स बने हुए हैं। तो यहां पर हमारे पास जो एलिमेंट है उनको भी हमने लिख लिया, रोज की फॉर्म में ही लिख लिया है 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 एंड 2। तो ये 3/3 की हमारे पास ये डिटर्मिनेंट हो रखी है, क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनेंट वैसे भी हमारे पास कैसी ही रहती है, स्क्वायर टाइप की रहती है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दिस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन इस डिटर्मिनेंट से हमने कर रखी है, और इन दोनों की ही जो वैल्यू आ रही होगी वो कितने के इक्वल आ रही होगी, 0 के इक्वल। अब यहां पर समझने वाली बात बस इतनी सी है कि यार अल्फा एंड बीटा हमें अननोन टाइप के दिखाई दे रहे हैं। अब जब अल्फा एंड बीटा हमें अननोन टाइप के दिखाई दे रहे हैं और उसकी मल्टीप्लाई हमने कांस्टेंट से कर रखी है, क्योंकि अगर हम इस डिटर्मिनेंट की तरफ अगर देखेंगे ये कांस्टेंट टाइप की हमें एक डिटर्मिनेंट दिखाई दे रही है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास नॉन जीरो है। अगर हम इसे सॉल्व भी करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, नॉन जीरो। तो ऑब्वियसली इसको तो लेने की जरूरत नहीं है हमें, तो हम केवल और केवल इस डिटर्मिनेंट को लेकर चल देते हैं और इसको हमने 0 के अपॉन में भेज दिया और हमने क्या करा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व भी कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ, जिस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं और हमने इसको फर्स्ट रो पर ही ओपन कर लिया है, तो अल्फा टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा माइनस ये हो जाएगा बीटा टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का अल्फा माइनस का बीटा स्क्वायर, और ये प्लस के साथ -1 आ रहा है तो -1 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का अल्फा बीटा प्लस का बीटा क्यूब माइनस का 1 एंड प्लस का अल्फा बीटा। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ध्यान से इसे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्सप्रेशन बन रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन हमारे पास बन के आ रही है अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब करके। यहां पर अगर हम थोड़ा सा सोचें, a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब भी लगाते हैं तो यहां पर ये कुछ इसके अंदर सेट होता हुआ सा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ABC करके, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं उसी तरीके से, जैसे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इस -1 को हम बोल सकते हैं प्लस -1 टू दी होल पावर 3, और इसको हम बोल सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ, या इसको हम बोल सकते हैं इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू माइनस का 1। तो अगर हम इसको इस तरीके से अगर बोल देते हैं यहां पर, तो हमारे पास ये कंडीशन सही सी होती हुई दिखाई दे रही है। कब, अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ रही होती है तो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, या तो फर्स्ट कंडीशन होगी अल्फा प्लस बीटा, या मतलब ऐसा करके बोल सकते हैं, इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ABC इज कमिंग इक्वल टू 0, देन बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, जो 10th लेवल की मैथमेटिक्स रहती है उसी के बेसिस पर इन्होंने हमसे प्रॉब्लम पूछ लिया है। तब इस कंडीशन में हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या, या तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब हमें इसमें से ये देखना है कि हमें कौन सी कंडीशन लेनी है, या तो ये वाली कंडीशन लेनी है या ये वाली कंडीशन लेनी है। हमें समझ में आ रहा है कि यार ये कंडीशन तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते। आखिर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में ही बोल रखा था कि हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं अल्फा बीटा। तो अगर हम a b एंड c की जगह अल्फा बीटा एंड -1 कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट बोल रखा है।
उसके अलावा और क्या बोल रखा है, पॉजिटिव रियल नंबर, और ये अगर इसके इक्वल अगर आ गए -1 के इक्वल, तो ये जो हमने स्टार्टिंग के अंदर एजम्पशन ले रखा है प्रॉब्लम के अंदर ही, तो वो भी हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो कम से कम हम ये वाली कंडीशन तो नहीं ले सकते। कंडीशन हम कौन सी ले सकते हैं, केवल और केवल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वाली। तो इस कंडीशन को जब हमने लिया तो हम यहां से समझ पा रहे हैं हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा -1 इक्वल टू 0, इस पर्टिकुलर कंडीशन को लेते हुए, क्योंकि ये ही इसके अंदर मोस्ट सेंसिबल मोस्ट वर्किंग कंडीशन दिखाई दे रही है। लेकिन अभी हमारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुई है। हमसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा -3, और यहां पर तो हमारे पास वैल्यू केवल और केवल -1 आ रही है। तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम दोनों ही साइड में -2 अगर कर देते हैं तो हमारे पास बनने वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -3 इक्वल टू -2, और यहां पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2। यही हमारे लिए वर्किंग आंसर है, यही हमारे लिए रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बुक के अंदर से इन्होंने डायरेक्टली उठाकर ये पूछ लिया है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जेईई एडवांस लेवल पर भी पूछी गई हैं जो कि बहुत ही इजी हैं और डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, जिनको भी कुछ कंडीशंस के बारे में आइडिया है पर्टिकुलर चैप्टर में से जिसके अंदर से भी प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, वो बहुत ईजिली बहुत जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।